नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के अंक में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्न श्रृंखला में हमने 40 प्रश्नों को शामिल किया है। यहाँ पर दो भागों में इस प्रश्न श्रृंखला पर हम डिस्कस करेंगे और 20 प्रश्नों को पहले भाग पर और अगले 20 प्रश्नों को दूसरे भाग पर हम चर्चा करेंगे। और जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह इन 40 प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश रहेगी। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित ही एक और वीडियो का अंक आएगा जिसमें हम 15 प्रश्नों को लेकर के आएंगे और यहाँ पर उच्च स्तर के प्रश्न शामिल किए जाएंगे और इन 15 प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में विस्तार से जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता तो अपने साथियों से साझा करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आती है तो उसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के अंक को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में 558 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में 544 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी कुशीनगर में 561 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आप लोगों को उत्तर करना है। सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी में ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या अन्य क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी बताना है या फिर अन्य किन नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी शाक्य मुनि, ऑप्शन सी तथागत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम और उनके अन्य नाम आपको बताने थे। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सभी के सभी नामों से गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। सिद्धार्थ इनका बचपन का वास्तविक नाम था। ठीक है, तो मूल नाम जो था गौतम बुद्ध का वह आपका सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वह आपके बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम इनका कुल था तो इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। शाक्य जो है कि राजवंश में जन्म हुआ था तो शाक्य मुनि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तथागत के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से संबंधित रही थी? तो गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से संबंधित रही थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मौर्य राजवंश से, ऑप्शन बी कोलीय राजवंश से, ऑप्शन सी शाक्य राजवंश से, ऑप्शन डी बुली राजवंश से। देखिए इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। कोलीय राजवंश से संबंधित रही थी गौतम बुद्ध की माता और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? इनकी माता को कहा जाता था माया देवी। या तो माया देवी कहा गया है या हम इसको महामाया भी कहीं कहीं पर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, महामाया, महामाया या माया देवी गौतम बुद्ध की माता का नाम था जो कि कोलीय राजवंश से संबंधित रही थी। शाक्य राजवंश से संबंधित स्वयं गौतम बुद्ध रहे थे, गौतम बुद्ध के पिता रहे थे जिनका नाम था शुद्धोधन। क्या था? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन जो है कि पिता का नाम था, माता का नाम था माया देवी या महामाया। और शाक्य गणतंत्र के ये शाक्य गणराज्य जो था उसके प्रधान रहे थे शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महाभिनिष्क्रमण तथा धर्म चक्र परिवर्तन क्रमशः किससे संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित दो घटनाएं दी गई हैं, एक तो महाभिनिष्क्रमण और दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्रमशः किससे संबंधित हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए उपदेश से मृत्यु से, ऑप्शन बी मृत्यु से ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन डी गृह त्याग से उपदेश से। तो सही उत्तर आपको बताना था कि किससे संबंधित है महाभिनिष्क्रमण और धर्मचक्र परिवर्तन। सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो महाभिनिष्क्रमण है वह बौद्ध धर्म में
जब गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया था 29 वर्ष की आयु में, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग की घटना जब इन्होंने पहला उद्देश्य दिया था, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान का, तो वह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ज्ञान का प्रथम उपदेश इनका था धर्मचक्र परिवर्तन, जो कि बौद्ध ग्रंथ में प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बौद्ध धर्म के संबंध जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक रहे हैं वो बौद्ध धर्म में किस तरह से उन प्रतीकों को माना गया है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और साण है। ऑप्शन बी, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन सी, पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। ऑप्शन डी, महाविहार जो है वो निर्माण का प्रतीक है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल ये गलत दिया गया है। जो जन्म का प्रतीक है गौतम बुद्ध से संबंधित जो जन्म का प्रतीक माना जाता है वो कमल और साण को माना जाता है, ठीक है। कमल और साण को जो है कि जन्म का प्रतीक माना जाता है गौतम बुद्ध के जीवन में, और त्याग का प्रतीक माना जाता है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक। इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो उस त्याग का प्रतीक यहाँ पर था घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान, पीपल का वृक्ष यहाँ पर है, ठीक है, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ही इन्होंने तप करके ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर करी थी बोध गया में, ठीक है। तो वही पीपल का वृक्ष इनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। और निर्वाण जो है वह निर्माण यहाँ पर महाविहार नहीं माना जाता है, निर्वाण का प्रतीक माना जाता है, पद चिन्ह माने जाते हैं। क्या माना जाता है? पद चिन्ह को निर्वाण का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पद चिन्ह को निर्वाण का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। और जितने भी प्रतीक हैं, 4 प्रतीक हैं, ये 4 के 4 आपको याद रखने हैं। पद चिन्ह जो है कि निर्वाण का, ज्ञान पीपल का, और पीपल जो है कि ज्ञान का, घोड़ा जो है गृह त्याग का, कमल और साण जन्म का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख गौतम बुद्ध के जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी की पुष्टि करता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में ही हुआ था। ये कौन सा अभिलेख पुष्टि करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमनदेही के स्तंभ अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी, सांची के स्तंभ अभिलेख से। ऑप्शन डी, सोपारा के स्तंभ अभिलेख से। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। रुमनदेही के स्तंभ अभिलेख से गौतम बुद्ध के जन्म स्थल जो है वो लुम्बिनी की जानकारी स्पष्ट होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, क्योंकि अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी कि 249 ईसा पूर्व के दौरान, ठीक है, लगभग 249 ईसा पूर्व में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी थी, ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा यहाँ पर करी थी। और लुम्बिनी की यात्रा कौन से नंबर पर रही थी? तीसरे नंबर की यात्रा रही थी लुम्बिनी की यात्रा। तो गौतम बुद्ध की जो यात्रा रही थी, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल रहे थे, लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने करी हुई थी अशोक के द्वारा। तीसरे नंबर पर यात्रा करी थी। पहले नंबर पर जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा था बोध गया, वहाँ की यात्रा करी थी। और रुमनदेही के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अशोक ने यात्रा करी थी अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक है। और यहाँ पर लुम्बिनी पर यात्रा करने के बाद जो है कि अशोक ने छूट भी यहाँ पर दे दी थी लुम्बिनी के क्षेत्र को, जो पहले जो है कि कर 1/4 भाग लिया जाता था, उसको 1/6 भाग यहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है, कर पर भी छूट दे दी गई थी यहाँ पर लुम्बिनी के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद गणतंत्र में हुआ था? किस राज्य में, किस क्षेत्र में हुआ था जो है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु किस जनपद में हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, मल्ल में। ऑप्शन बी, वत्स में। ऑप्शन सी, अंग में। ऑप्शन डी, मगध में। तो सही उत्तर आपको बताना है, महापरिनिर्वाण कौन से उसमें हुआ था। सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मल्ल में। और मल्ल में भी कौन सी जगह पर हुआ था? कुशीनगर,
कुशीनगर जो है यहाँ पर की जो है कि राजधानी रही थी कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में, कुशीनगर। तो कुशीनगर जो है कि मल्ल की राजधानी रही थी। मल्ल दो भागों में विभाजित था, जो है कि एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे की राजधानी थी पावापुरी। तो कुशीनगर जो जो राजधानी रही थी मल्ल गणराज्य की, तो वहाँ पर जो है कि महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, और गौतम बुद्ध की यानी कि वहाँ पर मृत्यु हुई थी। और ये मृत्यु कब हुई थी? लगभग कह सकते हैं कि इनकी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, और वह समय रहा था लगभग 483 ईसा पूर्व का समय था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व का समय रहा था। तो 483 ईसा पूर्व के दौरान गौतम बुद्ध की जो है कि मृत्यु होती है 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर मल्ल महाजनपद में या मल्ल गणतंत्र में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से राज्य रहे हैं? गौतम बुद्ध के जीवन की प्रक्रियाओं से संबंधित कौन से राज्य रहे हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कौशल। तो कौन सा राज्य ऐसा है कि जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित रहा है महत्वपूर्ण रूप से? देखिए, सही उत्तर की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दो कथन यहाँ पर सही मैच होते हैं, एक तो कौशल और दूसरा मगध। कौशल और मगध दो ऐसे राज्य थे, महाजनपद थे, जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को प्रचारित करने के लिए, अपने ज्ञान के उपदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए इनकी यात्रा यहाँ पर करी हुई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है कि वो आपके जो श्रावस्ती का क्षेत्र है, ठीक है, श्रावस्ती जो है कि कहाँ पर कौशल की राजधानी रही है। कौशल को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी कौशल की राजधानी यहाँ पर श्रावस्ती रही है और दक्षिणी कौशल की राजधानी रही है साकेत, ठीक है। दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ पर थी? साकेत, और उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हुए थे, और सबसे ज़्यादा शिष्य भी श्रावस्ती से ही रहे थे गौतम बुद्ध के, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ के थे? कौशल राज्य के थे, श्रावस्ती के। बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश किसे दिया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश किसे दिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मोंगलाइन को, ऑप्शन बी, यहाँ पर भी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए सुभद्द, यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, सुभद्द। ऑप्शन बी सुभद्द, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो किसको सब अंतिम उपदेश दिया था इन चारों में से अब गौतम बुद्ध के द्वारा? सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभद्द, जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सुभद्द को आखिरी उपदेश दिया था चंद्रगुप्त के गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है कि अंतिम जो उपदेश दिया था वो सुभद्द को दिया था, और सुभद्द जो था वो इनका शिष्य था गौतम बुद्ध का, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि जब अतिसार से ये पीड़ित हुए थे, अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे गौतम बुद्ध, तो उस दौरान फिर ये बाद में कुशीनगर चले गए थे, कुशीनगर मल्ल की राजधानी, ठीक है। तो वहीं पर इन्होंने अपना उपदेश जो है सुभद्द को दिया हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो कहाँ पर अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी गौतम बुद्ध ने? सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। और जब यहाँ पर महापरिनिर्वाण होता है, और महापरिनिर्वाण के आधार पर ही जो सूचनाएं मिलती हैं हमें, उसके अनुसार जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम जीवन काल की वर्षा ऋतु थी, अंतिम वर्षा ऋतु जो रही थी, वह वैशाली में ही बिताई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, वैशाली में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत निर्वाण, निर्वाण यहाँ पर होगा, ठीक है, निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण के लिए, ठीक है। तो निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या करता है। तो कौन सा मत इसमें बौद्ध धर्म की निर्वाण की अवधारणा को निर्वाण की व्याख्या देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन डी धारणी
मानसिक अवस्था, जो धारणीतीय जो मानसिक अवस्था है, यानी कि एक जो सोच है आपकी बनाई बनाई जो सोच है, वो उसकी अवस्था यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन डी पे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, पहला तो हो नहीं सकता, परमानंद सुख का तो इन्होंने वैसे भी विरोध किया है, स्वयंपूर्ण अस्तित्वहीनता भी इन्होंने नहीं नकारा है, इसको भी नकारा है। तो तृष्णा रूपी अग्नि समन का जो है वो इन्होंने जो है कि निर्वाण की व्याख्या करता है कि आपके अंदर जो लालसा है चीज़ों को ज़्यादा पाने की, ज़्यादा सुख भोगने की, उसकी जो भूख है, जो ललक है, वह आपके अंदर से मर जानी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आपके पास है उतने में ही आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा चीज़ें प्राप्त करनी है, बहुत बड़ा पाना है, सब कुछ अपने को ही पाना है। तो ऐसी तृष्णा जो है आपके मन में है उसका दमन करना ही इनका निर्वाण का वो अवधारणा है, ठीक है। और धारणी मानसिक अवस्था बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, आलार कालाम जो थे वह कौन थे पूछा जा रहा है। आलार कालाम जो हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए बुद्ध के गुरु थे, बुद्ध के शिष्य थे, बुद्धकालीन शासक रहे थे, या प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक रहे थे। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर है ये आपको बताना है। जो आलार कालाम है वो कौन थे। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये बुद्ध के गुरु थे। जब गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में यहाँ पर गृह त्याग किया गया था, तो उसके बाद जो है कि वो वैशाली के समीप गए, वैशाली गए। तो वैशाली में उन्हें जो है कि आलार कलाम से उनकी मुलाकात होती है। ये पहले इनके गुरु थे, और आलार कलाम जो थे वो साख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। साख्य दर्शन के आचार्य रहे हैं आलार कलाम। यहाँ भी इनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उसके बाद ये जो है कि आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं राजगृह में। राजगृह यानी कि जो उस दौरान मगध की राजधानी रही थी पाटलिपुत्र, राजगृह बाद में पाटलिपुत्र बनती है, गिरिव्रज में गए, राजगृह में गए। राजगृह में इन्हें एक आचार्य से फिर से इनकी मुलाकात होती है, जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुंत, ठीक है। रुद्रक रामपुंत से इनकी मुलाकात होती है राजगृह में, गिरिव्रज में, ठीक है। और वैशाली में इनकी मुलाकात होती है आलार कलाम से, पहले गुरु रहे थे, दूसरे गुरु इनके रहे थे रुद्रक रामपुंत। इनसे मिलने के बाद भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने तप करने का निर्णय लिया, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख मास की पूर्णिमा में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसके बाद जो है कि जो सिद्धार्थ थे वह गौतम बुद्ध कहलाए, और तथागत इनको नाम दिया गया, साक्य मुनि के नाम से ये जाने गए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं गौतम बुद्ध ने, ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने दिए हैं। और श्रावस्ती जो कि हमने आपको बताया था कि जो कौशल की राजधानी रही थी, उत्तरी कौशल की, ठीक है। कौशल 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल की राजधानी रही थी साकेत, और श्रावस्ती रही थी उत्तरी कौशल की राजधानी। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे, और जो कौशल राज्य था, कौशल राज्य से ही सबसे ज़्यादा शिष्य गौतम बुद्ध के थे, ठीक है। कौशल राज्य में सबसे ज़्यादा शिष्य थे गौतम बुद्ध के। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे। कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे, और कौशाम्बी कहाँ किसकी राजधानी थी, वत्स जनपद की राजधानी थी, वत्स जनपद की राजधानी रही थी कौशाम्बी। तो कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए निचक्षु के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी उदयन के शासनकाल में, ऑप्शन डी उदयिन के शासनकाल में। तो सही उत्तर आपको बताना है कि किसके शासनकाल में आए हुए थे। देखिए इसकी जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह होगा ऑप्शन सी उदयन। जो उदयन रहा था, उदयन ये आपका किसका शासक रहा था, ये उदयन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपका उदयन आपको ध्यान देना है, जो आपका हर्यक वंश रहा था, ठीक है। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का शासक था उदयन, और उदयन जो था वह आपका पौरव, ठीक है, पौरव वंश का शासक था। तो उदयन किसका शासक था, ये पौरव वंश का, ठीक है, पौरव वंश का ये शासक था। और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वत्स ये जनपद था, कौन सा, वत्स जनपद था।
ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और निचक्षु ने ही यहाँ पर कौशाम्बी राजधानी बनाई थी जब हस्तिनापुर जो गंगा नदी के तट पर था बाढ़ में बह गया था। उसके बाद निचक्षु ने कौशाम्बी की स्थापना करी थी राजधानी वत्स जनपद की। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संगीत के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो बौद्ध संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत ऑप्शन बी कौशाम्बी में हुई थी। ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में हुई थी। तो कौन सा बौद्ध संगीत के संदर्भ में उनके स्थान को लेकर के सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन बी, ये गलत दिया गया है, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीत आपकी हुई थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। और उस दौरान का शासक कौन था? काला अशोक था, आपको ध्यान देना है। और ये समय कब का था? 383 ईसा पूर्व का था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण होता है, तो 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में जो है कि पहली बौद्ध संगीत। उसके ठीक 100 वर्ष के बाद जो है कि 383 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत होती है वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में होती है। महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है प्रथम बौद्ध संगीत की। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आगे अगले प्रश्न में आ रहा है, वहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत यहाँ पर पाटलिपुत्र में होती है अशोक के समय। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कि कश्मीर में होती है कनिष्क के समय। और पहली सदी का समय रहा था, यानी कि 1 ईस्वी सन जब आरंभ हो गया था तब चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है, जबकि 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संगीत की अध्यक्षता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता सुबुकामी ने। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोंगलीपुंत तिस्स ने। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता अश्वघोष ने। तो इन चारों की 4 बौद्ध संगीत के संदर्भ में उसकी अध्यक्षता को लेकर कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। अश्वघोष ने यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता नहीं करी थी। अश्वघोष यहाँ पर रहे थे उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक है। क्या रहे थे? उपाध्यक्ष ये रहे थे। जबकि अध्यक्ष की अगर बात होगी तो यहाँ पर वसुमित्र रहे थे। कौन रहे थे? वसुमित्र। तो वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष रहे थे। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस्स रहे थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सुबुकामी रहे थे, ठीक है। सुबुकामी या जो है कि बहुत जगह इसको सुबुकामी कमी जो सुब्बुकामी भी कहा गया है, ठीक है। सुबुकामी या सुबुकामी कुछ भी हो, आपको कामी याद रखना है, काम चल जाएगा, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बौद्ध संगीत के शासकों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। जो उस दौरान के शासक रहे थे उनके संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत। ऑप्शन बी उदयन के समय द्वितीय बौद्ध संगीत। ऑप्शन सी अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत। ऑप्शन डी कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत दिया गया है। पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी और ये समय रहा था 483 ईसा पूर्व का। अजात शत्रु उस दौरान शासक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में, ठीक है। 544 ईसा पूर्व के दौरान जो है कि हर्यक वंश की स्थापना यहाँ पर होती है, जो है कि किसके द्वारा की जाती है? ये हर्यक वंश की स्थापना की जाती है आपके बिंबिसार, जो है कि बिंबिसार के द्वारा, ठीक है। बिंबिसार के द्वारा यहाँ पर जो है कि ये हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। उसके बाद जो है कि अजात शत्रु शासक बनता है बिंबिसार के बाद, जिसके समय यहाँ प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की जाती है। उदयन के समय नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक, ठीक है। सैसुनाग वंश का ये शासक रहा था कालाशोक, सैसुनाग वंश का। तो सैसुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, तो कालाशोक या काक वर्ण भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काक वर्ण भी इसको कहा जाता है। कालाशोक या काक वर्ण के समय द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी और जो समय था 383 ईसा पूर्व का समय। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में और यह समय रहा था 247 ईसा पूर्व का समय रहा था। अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्स ने। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय की गई थी कश्मीर में। ये आयोजित की गई थी और कश्मीर में कहाँ पर?
कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन में ये आयोजित की गई थी कश्मीर में। और इस दौरान जो शासक था कनिष्क था, और ये समय था 1 ईस्वी का, 1 सदी यहाँ पर शुरू हो गई थी, ईशासन यहाँ पर आरंभ हो गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट होती है? तो महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अशोक के कालाशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के समय, ऑप्शन सी कनिष्क के समय, ऑप्शन डी अशोक के समय। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कनिष्क के समय जो है कि हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है वह यहाँ पर औपचारिक रूप से प्रकट हमें होती हुई हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि इसके बारे में जो महायान शाखा है, यहाँ पर जो चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है 1 ईस्वी के दौरान कनिष्क के समय कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर, तो यहाँ पर जो है कि जो सभा में जो कह सकते हैं कि जिनका वर्चस्व था वो रहा था महासांघिकों का वर्चस्व रहा था इस बौद्ध संगीत में, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। अश्वु घोष ने जिसकी उपाध्यक्षता करी थी, वसुमित्र ने अध्यक्षता करी थी। तो यहीं पर जो है कि महायान और जो आपकी बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान और हीनयान, तो इन दोनों के मध्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से विभाजन होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो औपचारिक रूप से महायान शाखा प्रणीत हमें दिखती सामने उभरते हुए आती है कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीत में, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीत में जो है कि जो पिटक यहाँ पर थे, विनय पिटक, सुंत पिटक, तो इन पर जो है कि भाष्य लिखे गए थे, ठीक है, और टीकाएं लिखने का कार्य यहाँ पर किया गया था, ठीक है। और हीनयान और महायान में बंट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्न भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृद सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृद सहित जो चक्र यहाँ पर दर्शाया गया है मृग के साथ, तो वह किस घटना को दर्शाता है? भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन को, ऑप्शन बी निर्वाण को, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण को, ऑप्शन डी गृह त्याग को। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, धर्म चक्र परिवर्तन को। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि जो इनका पहला उपदेश यहाँ पर रहा था, ठीक है। तो प्रथम उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को, इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, तो वही उपदेश उसी उपदेश को जो है कि चित्रित किया गया है मृग के साथ चक्र के रूप में, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। इसके बाद 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को हम अगले वीडियो के अंक में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। 20वां प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का वृक्ष है? तो बोधि वृक्ष के बारे में बात हो रही है कि वह अपने वंश का किस पीढ़ी का वृक्ष यहाँ पर रहा है। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 6ठा, ऑप्शन डी 7वां। देखिए जो बोधि वृक्ष है उसके वंश के बारे में यहाँ पर जो उसकी पीढ़ी के बारे में है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन से पीढ़ी का ये वृक्ष है। देखिए जो पहले जिस वृक्ष के नीचे यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा था उसको तो 7वीं सदी में, कौन सी 7वीं सदी में जो आपका शशांक राजा था बंगाल के क्षेत्र का, तो शशांक ने उसको काट दिया था, 7वीं सदी में उसको नष्ट कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर 2 अन्य वृक्ष आरोपित किए गए, वो भी यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि पुरातत्वविद के जो कि सर्वेक्षण महानिदेशक रहे हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर बोधि वृक्ष को लगाया था, जो कि चौथी पीढ़ी का माना जाता है। तो इसके आधार पर तो उत्तर चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी जानकारी मिलती है कि जो पहला वृक्ष था उसको शशांक ने यहाँ पर 7वीं सदी में यहाँ पर काट दिया था। उसके बाद वहाँ पर जो एक वृक्ष लगाने का कार्य था, उनमें से जो है कि 2 वृक्ष यहाँ पर सम्राट अशोक ने लगाए थे, एक वृक्ष जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने भी लगाया था बौद्धों का, ठीक है। और एक बार जो है कि जो उसके बाद जो है कि एक वर्मा के द्वारा भी लगाया गया था, एक वर्मा नामक कोई व्यक्ति था तो उसने भी यहाँ पर लगाया था। तो ये हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, तो ये 6ठे नंबर का वृक्ष यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि उससे पहले जो है कि एक वृक्ष काट दिया गया था, 2 वृक्ष यहाँ पर अशोक ने लगाए थे, एक वृक्ष जो है कि हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भी लगाया था, जानकारी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद एक जो वृक्ष था वो
इसके बाद जो कि वर्मा के द्वारा एक वृक्ष लगाया गया। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने लगाया था, तो उसके आधार पर ये छठी पीढ़ी का भी वृक्ष माना जा सकता है। तो चौथी या छठी पीढ़ी का कोई भी ऑप्शन में से आ जाए तो आपको टिक कर देना है। दोनों ऑप्शन में आएंगे तो प्रश्न जो है कि वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किस संदर्भ में उसने प्रश्न पूछा है। तो इस तरह के प्रश्नों को फिर मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो चौथा और छठी पीढ़ी का वृक्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बोधि, जो वृक्ष वर्तमान में बोधगया में है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के आपके पास सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, और ऑल वाला जो बटन होता है बेल आइकन पर, उस पर आप अवश्य क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे आप हमारे वीडियो को नहीं देख सकते हैं। तो ऑल पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो से जो भी जानकारी हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से इसको रखने की कोशिश करते हैं, तो इनका आप लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।